हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वाला। तो बच्चों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ आफ्टर ईएसी। अगर आपका यूपीएससी ईएसी एग्ज़ाम निकल जाता है तो निकलने से पहले आपकी लाइफ क्या थी और निकलने के बाद आपकी लाइफ क्या हो सकती है, उसके बारे में हम करेंगे डिस्कस। तो बच्चों, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली जॉब्स के बारे में आइडिया नहीं होता। जब वो स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि किस जॉब में उनको क्या मिलने वाला है। बस एक ही इच्छा होती है, किसी भी तरह बस एक जॉब मिल जाए। लेकिन जब वो जॉब ले लेते हैं तब पता लगता है ये जॉब तो इतना अच्छा है नहीं। फिर वो दूसरे जॉब के लिए ट्राई करते हैं, फिर दूसरे जॉब में जाते हैं, फिर लगता है यार इस जॉब में भी वो बात नहीं है जो वो चाह रहे थे। फिर वो तीसरे जॉब की तरफ ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे, इवन मेजोरिटी ऑफ बच्चों के साथ में यही होता है कि 5-7 साल तक वो इधर से उधर जॉब स्विच कर रहे होते हैं क्योंकि उनको मनचाही चीज़ नहीं मिल रही होती है। तो अगर ये पहले से आपको पता हो कि इस जॉब में आपको क्या मिलने वाला है तो आपका डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों, मैक्सिमम जो आप बच्चे हैं वो सब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे यानी मिडिल क्लास के बच्चे हैं। अगर सोचा जाए कि एक मिडिल क्लास के बच्चे को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, एक मिडिल क्लास वाले बच्चे का सपना क्या होता है, आप क्या जानेंगे? उसको लगता है कि मेरा जॉब लग जाए तो मेरे को रहने के लिए एक अच्छा सा घर मिल जाए, और अगर वो घर खुद गवर्नमेंट दे दे तो बहुत ही बेटर है। इसके अलावा वो चाहता है कि हाँ, जॉब के 5-7 साल बाद वो अपना खुद का घर भी बना ले। उसको लगता है कि यार एक गाड़ी होनी चाहिए, खुद की गाड़ी। और अगर ये गाड़ी खुद गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर दे तो क्या बात है, यानी गवर्नमेंट की गाड़ी पे आप आराम से घूम फिर रहे हैं। उसका सपना होता है कभी कभी एक साल में 1-2 बार वो कहीं घूमने के लिए जाए। सोचिए, घूमने वाला खर्चा भी अगर गवर्नमेंट ही उठा ले तो क्या बात है। ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सपने उसके पास में रहते हैं कि अगर उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, और उसकी माँ बाप हैं, माँ बाप, बच्चे और खुद का अगर कभी बीमार हो जाते हैं तो एक हॉस्पिटल हो जहाँ पर वो जाकर आराम से इलाज की, मतलब इलाज में जो खर्चा होने वाला है उसकी परवाह किए बिना अपना इलाज करवा पा ले। ये कुछ छोटे मोटे उसके ड्रीम हैं। अगर एक पर्टिकुलर जॉब में सब ड्रीम करेक्ट हो सकते हैं तो उससे अच्छा जॉब और क्या ही हो सकता है। तो आज मैं आपको उसी तरह के एक जॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी का ईएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो सपना आपका था, वो एकदम साकार हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी ईएससी के बाद लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या पावर आपको मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी, और किस पोस्ट के ऊपर आप यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले आता है ईएससी यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ये क्या होता है? मोस्टली लोग इसको आईईएस के नाम से जानते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप इसको सिंपल से ये मानिए कि ये टेक्निकल का यानी इंजीनियर का ये आईएएस है। ठीक है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। हमने इसके बारे में बहुत सारे सेशन बना रखे हैं कि इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। पहले आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और फाइनली आपको इंटरव्यू यानी पर्सनली टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका ईएससी में सिलेक्शन होता है। तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई एग्ज़ाम माना जाए इंजीनियर्स के लिए तो ये वाला एग्ज़ाम है। ठीक है। आप यहाँ पर कोर सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। कोर डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। हाँ, बट ये जो डिपार्टमेंट के आपके जो काम होगा वो टेक्निकल भी रहता है। टेक्निकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरीके का यहाँ पर आपको जॉब रहता है। आप रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, जो एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत लोगों का सपना होता है रेलवे में जाने का। आप पावर सेक्टर में जा सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का नाम आपने सुना होगा। मतलब पावर सेक्टर के अंदर जो भी नए काम हो रहे होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको करना होता है, जो नई पॉलिसी बनानी होती है उसके थ्रू होती है। आप डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डिफेंस वाले पार्ट में की भी अंदर आप जा सकते हैं। आप एमईएस के अंदर जा सकते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है। ठीक है। आप नेवल सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं। तो आप रेलवे के अलावा डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं। आप इंफ्रा के अंदर जा सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। आप सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं। ठीक है।
तो जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं उसके अंदर जा सकते हैं। और ये जो जितने भी सेक्टर मैंने बताए, दीज आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। इंडिया के डेवलपमेंट का ये बैकबोन है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। टॉप पोस्ट आफ्टर ईएसी का जो एग्ज़ाम है, उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर का मतलब होता है यू आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। आपके अपॉइंटमेंट लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आप कोई टेंडर वेंडर साइन कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है, आपके नाम के नीचे लिखा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तब आप उसके ऊपर करते हैं सिग्नेचर, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी, यू आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवे सर्विस के अंदर बहुत सारे कैडर हुआ करते थे किसी ज़माने में, लेकिन अब इसको एक सिंगल कैडर में कन्वर्ट कर दिया गया है, IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। अलग अलग होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अलग होगी, मैकेनिकल के लिए अलग होती है, सिविल के लिए अलग होती है। इसके अलावा स्टोर सर्विसेज भी है, जो सभी ब्रांच के लोग उसके अंदर जा सकते हैं। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहे थे, जैसे सेंट्रल पावर सर्विस हो सकती है, सेंट्रल वाटर सर्विस हो सकती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो सेंट्रल पावर सर्विस पे जाएंगे, मैकेनिकल के हैं तो सेंट्रल वाटर सर्विस में जाएंगे। CPWD है अगर आप सिविल में हैं। CPWD में यानी कि इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट निकलती है, मैकेनिकल की भी निकलती है, ज़्यादा पोस्ट आपकी सिविल की निकलती है। डिफेंस मैंने अभी आपको बताया था, डिफेंस सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहाँ पर आप स्टार्टिंग में AG लगते हैं, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर। उसके बाद आपका पहला प्रमोशन के बाद यू विल बिकम गैरिसन इंजीनियर। सेंट्रल वाटर सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग गेट के थ्रू किसी PSU में जाते हैं, लाइक आप पावर ग्रिड के अंदर जा रहे हैं, NTPC में जा रहे हैं, ONGC में जा रहे हैं, IOC में जा रहे हैं, वहाँ किसी भी पोस्ट पे पहुँच जाइए, ठीक है। अगर आप वहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर भी पहुँच जाओगे, जब आप 55-60 साल के हो जाओगे, तब भी आप गजेटेड ऑफिसर नहीं होते, ठीक है। आप गजेटेड ऑफिसर पे जहाँ पर आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, वहाँ पर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग से यू विल बी द गजेटेड ऑफिसर ऑफ इंडिया। ना सिर्फ गजेटेड ऑफिसर, बल्कि ये ग्रुप ए पोस्ट है, ध्यान रखिए, ये ग्रुप ए पोस्ट होती है। पावर एंड अथॉरिटी का मैं बात करूं तो यहाँ पर हाँ एक रियल पावर है, जो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने भी सबसे पहले PSU में काम किया था, उसके बाद मैंने ESC के अंदर, फिर मैंने रेलवे के अंदर जॉब किया था। तो जब मैं PSU में था तो जो मेरे को चीज़, जो बात अखरती थी, वहाँ पर लगता था कि आपके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत सारे पक्ष आपको मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी PSU में जाते हैं, PSU का अगर आप स्टार्टिंग सैलरी को आप कंपेयर करें तो किसी भी MNC से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। आप वर्किंग लेवल तक हो, इवन वहाँ पर DGM GM DGM तक वर्किंग लेवल पर होता है, यानी खुद ही आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कभी पावर टाइप की फील नहीं होगी। अगर आपको पावर चाहिए तो आपको ESC के जॉब में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में रहती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यू मैनेज द प्रोजेक्ट विथ वर्थ ऑफ करोड़ों के प्रोजेक्ट आप अकेले डील कर रहे होते हैं। 100 200 करोड़ के प्रोजेक्ट आप अकेले डील कर रहे होते हैं। आपकी पास में इतनी अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। बहुत सारा स्टाफ आपके अंडर में होता है। जैसे मैं जब रेलवे में गया था और जहाँ पर मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो उस पहली पोस्टिंग के अंदर जो मेरे अंडर में जो स्टाफ था वो 1100 लोगों का स्टाफ था, ठीक है। नो डाउट धीरे धीरे वो अब रिड्यूस होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ह्यूज पावर, आप इतने सारे लोगों के बॉस बन जाते हो, ठीक है। गवर्नमेंट आपको डिसीजन अथॉरिटी के रूप में लेके चल रही है। आपका फील्ड और ऑफिस दोनों तरह का जॉब होता है, ऑफिस जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है। फील्ड एंड ऑफिस जॉब के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर द सिस्टम बिल्डर। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है कि बस आपने काम कर रहे हैं, करते जा रहे गधे की तरह और लास्ट में आपको सैलरी मिल जाती है। आप पूरे इंडिया का भाग्य बना रहे हैं बेसिकली। अगर सैलरी की बात करें तो गजेटेड ऑफिसर की जो सैलरी होती है उतनी सैलरी आपको मिलती है। अभी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग लेवल हमारा लेवल 10 होता है, जिसका बेसिक पे, बेसिक की बात करो, टोटल पे की बात नहीं है,
56,100 पर मंथ है, जिसमें DA HRA वगैरह आपको मिल रहे होते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो करीब 1 लाख के आसपास आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है। ये 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। 8 पे कमीशन पे अगर हम जाएं जो अभी लगने वाला है, तो 8 पे कमीशन ने जो अभी रिकमेंड किया है, तो बेसिक को ही 56,100 से बढ़ाकर करीब 1,04,000 रुपये करने का उनका भी उन्होंने रिकमेंड किया इस चीज़ को, जो इसका मतलब इसके आसपास ये बेसिक सैलरी उसके बाद हो जाएगी। सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट भी आपको यहाँ पर बहुत मिलते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट। जैसे गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर रेलवे में जाते हैं एज ए IRMS ऑफिसर, तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, और आपको इतने बड़े बड़े क्वार्टर मिलेंगे कहीं पर जहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं रेलवे का, बहुत ही बड़े बड़े क्वार्टर, मतलब आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। कुछ जगह तो रेलवे के क्वार्टर आपको इतने बड़े मिल जाएंगे जितना कलेक्टर का बंगला नहीं होता, ठीक है। होते पुराने ज़माने के हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वार्टर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इवन क्वार्टर के अंदर आपके आउट हाउस भी होते हैं रेलवेज़ के अंदर। आउट हाउस का मतलब वहाँ पर कुछ लोग रह रहे होते हैं, और वो आपकी, क्योंकि आपने उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रखी है, तो आपके घर के ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल व्हीकल मिल जाता है, मैंने आपको बताया था कि आप अपना व्हीकल तो खरीद ही लेंगे, बट इसके अलावा आपको गवर्नमेंट का व्हीकल मिल रहा है, और गवर्नमेंट के व्हीकल से आप पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। ट्रेवल अलाउंस मिल जाता है, और अगर आप रेलवे में हैं तो आपको 6 पासेस मिल जाते हैं, हर साल 6 पास मिलते हैं। 6 पास का मतलब आप इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं 6 बार। सेकंड AC में 6 बार विथ फैमिली। फैमिली के अंदर अगर आपके माता पिता डिपेंडेंट है तो माता पिता भी जा सकते हैं, और आपका डॉगी भी जा सकता है, आपका कुत्ता भी जा सकता है, ठीक है। तो 6 पास में आप दुनिया में कहीं पर भी इधर से उधर आप यहाँ पर घूम सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी है, CGHS स्कीम में आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आप आ जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के तो अपने खुद की डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट का अपना खुद का हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल। मिलिट्री का अपना खुद का मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं। रेलवे हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल से अगर ऊपर अगर आप जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा, तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के लिए। आप खाली जब सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट से पहले, इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद तक, ठीक है, आप CGHS स्कीम में आएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर आपके डिपेंडेंट भी कवर रहते हैं, डिपेंडेंट और आपका डॉग भी कवर रहता है। तो बहुत सारे फैमिली बेनिफिट आपने देख लिया कि आपको खाली काम करना है, उसके अलावा जो बाकी की पूरी चीज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बिहाफ पर टेक केयर कर रही है। कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आप लगते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती है। मोस्टली डिपार्टमेंट में इसको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माना जाता है, कुछ जगह पर असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद मतलब बेसिकली अगर हम ग्रेड की बात करें तो गवर्नमेंट के स्केल के अकॉर्डिंग, ऑफिसर के स्केल के अकॉर्डिंग इसको हम बोला जाता है जूनियर स्केल ऑफिसर। उसके बाद होता है सीनियर स्केल ऑफिसर, फिर JG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, फिर उसके बाद आता है SAG यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, ठीक है। जैसे अगर आप रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में तो विद इन 6 ईयर आप सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर यानी एक डिप्टी चीफ इंजीनियर बन जाते हैं। 6 से 7 साल आपको लगते हैं, आप JG वाली पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। 20 साल के अंदर आप SAG वाले ग्रेड में पहुंच जाते हैं, और इससे ऊपर एक ग्रेड और होती है HAG, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रेड होती है। अगर आप लाइफ स्टाइल देखें तो यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है, नो डाउट। अगर अभी थोड़ा हेक्टिक हो गया है, आज से 20-25 साल पहले से इतना काम नहीं होता था, फिर भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट और मिल रहे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। नो डाउट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, तो कहीं पर भी इंडिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप ये दोनों चीज़ें देखिए, कहीं पर भी पोस्टिंग होना कुछ लोगों को नेगेटिव लगता है, कुछ लोगों को पॉजिटिव लगता है। कुछ लोगों को लगता है मैं पूरा का पूरा इंडिया यहाँ पर घूम लूँगा, अलग अलग तरह के लोगों से मिलूँगा, ठीक है। हाई रेस्पॉन्सिबल वाला जॉब है, करोड़ों के प्रोजेक्ट आप डील कर रहे होते हैं। रेस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट होना। गवर्नमेंट इंडिया के अंदर अगर आप गाँवों में जाएं तो वो प्राइवेट जॉब को जॉब ही नहीं मानते हैं। उनके लिए जॉब का मतलब होता है सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी अगर आप बिल्कुल टॉप पोस्ट पर आ रहे हैं
तो उसकी तो मतलब आपको गवर्नमेंट की गाड़ी मिल रही है, गवर्नमेंट का बंगला मिला हुआ है, इतना वो भी बंगला भी इतना बड़ा बड़ा बंगला मिला हुआ है, तो आपकी रेपुटेशन एकदम बहुत हाई चली जाती है। ठीक है, सोसाइटी आपको एक अचीवर यानी लीडर की तरह देखती है। तो ईएससी चूज क्यों करें? यहाँ पर जो जॉब है, दोनों तरीके का जॉब है। कुछ लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब यानी मैनेजरल जॉब टाइप पसंद होता है, और कुछ लोगों को टेक्निकल जॉब पसंद होता है। ये जॉब दोनों का मिक्सर है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर खाली एकदम बॉस बन के बैठे हैं, इसमें इंजीनियरिंग आपका काम आता है। जो अभी आपने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा आपका काम में आएगा। ठीक है, स्टेबल है, पावरफुल कैरियर है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरह, और पावरफुल पोस्ट भी है इसके साथ में। सबसे मैंने आपको अंदर से फीलिंग आई कि आप अपने कंट्री को बिल्ड कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी कंट्री अपने देश के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट ए जॉब, इट्स ए लेगेसी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको बताया जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपको ईएससी की तैयारी क्यों करनी चाहिए। और अगर अभी आप नए बच्चे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, आपको तभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप तैयारी करेंगे तो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए 3-4 साल बाद आपको ईएससी एग्ज़ाम देना है, तो अभी से आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हर साल आपने 2-2 3-3 सब्जेक्ट किया तो आपके ऊपर कभी भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अजय गुप्ता सर PW। किसी भी तरह का आपका पर्सनल डाउट है या करियर से रिगार्डिंग डाउट है या और कोई डाउट है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी, आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप गेट वाला के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गेट वाला का इलेक्ट्रिकल ई और ईसी वाला चैनल है ये। ठीक है, ये जनरल चैनल है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला चैनल है। इसके अलावा अगर आप दूसरी ब्रांचेस को बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, तो आप डिफरेंट यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के आईडी दे रखे हैं, आप उसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।